हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत किया जाता है। आइए हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जीवों में जनन की क्रिया किस तरह से होती है। देखिए, जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है। किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की आयु को कहते हैं। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की आयु को हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। जैसे कोई व्यक्ति जब से जन्म लेता है और उसकी नेचुरली डेथ जब होती है तब हम उसको बोलते हैं कि उसकी जीवन अवधि इतना है। जैसे बहुत से जीव हैं, जैसे तोता 140 वर्ष तक जीता है, उसके पहले अगर वो मर गया तो उसकी आकस्मिक मृत्यु कही जाएगी। तितली 1 से 2 हफ्ते, कौवा 15 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष और मगरमच्छ 60 वर्ष। जनन क्या होता है? जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन जीवों की मूलभूत विशेषता है। ये जो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। जनन की आवश्यकता। किसी जाति विशेष के जीवों के लिए जनन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं द्वारा समझी जा सकती है। किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता है और जातियों की उत्तरजीविता हेतु भी जनन की आवश्यकता है। जनन के मूल तत्व क्या हैं? जनन द्वारा जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है और जो अपने जनक से आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए के कारण समान होते हैं। डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट अर्थात बेस तैयार करता है, आधार तैयार करता है। केंद्रक के भीतर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के भीतर जो धागे जैसी संरचना होती है उसे खोलने पर डीएनए प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको केंद्रक का चित्र देखने को मिल रहा है और ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका है और ये केंद्रक है और ये कालजिकाएँ हैं और ये इसमें गुणसूत्र हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका की पावर हाउस कहलाती है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गाल्जिकाय होता है। ट्रैफिक पुलिस यातायात पुलिस। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए धागे जैसी संरचना। विभिन्नता किसे कहते हैं? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतरों को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, उपार्जित विभिन्नता, वंशागति या जननिक विभिन्नता। उपार्जित विभिन्नता वह विभिन्नता जो वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल आदि का कारण उत्पन्न होती है उसे उपार्जित विभिन्नता कहा जाता है। यह विभिन्नता जीव के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। वंशागति या जननिक विभिन्नता किसे कहते हैं? तो देखते हैं हम। एक वंश से दूसरे वंश तक चलती रहती है। वंशागत विभिन्नता जैव विकास का मुख्य आधार मानी जाती है। विभिन्नताओं का महत्व। लंबे समय तक प्राणी की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। जैव विकास का मुख्य आधार है। जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन है उसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और जो
लैंगिक जनन है उसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, नर या मादा, नर या मादा। और अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होगी, या तो नर या मादा। इसमें हूबहू संरचना बनती है। आइए अब हम आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जो नर व मादा होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र व 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और मादा में गुणसूत्रों की संख्या 46। नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक जब संलयित होते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से शिशु, जिसे हम निषेचन पश्च घटना भी कहते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडीभवन और पुनरुद्भवन, ये सब अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। हाँ, तो हम देखते हैं द्विविभाजन क्या होता है। इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे अमीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणियों में द्विविभाजन पाया जाता है। बीजाणु जनन क्या है? इस प्रकार के जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर के नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे पेनिसिलियम एक कवक है जो बीजाणु जनन का उदाहरण है। मुकुलन विधि, इसमें जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल अलग होकर के नया पौधा उत्पन्न करता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं खंडीभवन की ओर। खंडीभवन का मतलब होता है खंड यानी खंडों में टूटना। इसके प्रत्येक खंड टूटकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है। जैसे इसका उदाहरण की बात करें तो स्पाइरोगायरा, यूलोफ्रिक्स इस खंडीभवन के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। पुनरुद्भवन, इसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लेनेरिया हो गया। और फिर क्या होता है? अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, ये सब पुनरुद्भवन के उदाहरण हैं। पौधों में अलैंगिक जनन या कायिक जनन या वर्धी जनन किसे कहते हैं? मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा। कायिक अंग क्या होता है? जड़ हो गया, तना हो गई, पत्ती हो गया, ये सब कायिक अंग हैं। उसके द्वारा हुए जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक या वर्धी जनन। कायिक जनन की 2 विधियाँ, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, पौधे के कायिक अंग स्वतः अलग होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, इसे प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंद, तना द्वारा जो आलू है, कंद है, अदरक है, इनमें जो है तना द्वारा जनन होता है। पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है? अजूबा या ब्रायोफिल्लम में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है जो मानव के द्वारा कायिक जनन होता है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन की संज्ञा देते हैं। जैसे कलम द्वारा और दाब लगाकर, ये 2 विधियों से होता है। कलम द्वारा इसमें पौधे का कोई हिस्सा लेकर उसे कलम करके भूमि में रोपण कर देते हैं, जैसा कि गुलाब के फूल के लिए या गुलाब के पौधे के लिए ऐसा होता है। दाब लगाकर, इसमें किसी पौधे की शाखा को जमीन में दबा देते हैं और वह शाखा आगे बढ़ करके नया पौधा उत्पन्न करती है। सूक्ष्म प्रवर्धन, यह भी एक कृत्रिम विधि है। इस विधि में पौधे के ऊतक द्वारा संपूर्ण पौधे को उत्पन्न कराते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि, सबसे पहले क्या करते हैं? जीव का या पौधे का कोई भी भाग ऊतक को काटकर पोषक माध्यम और नियंत्रित वातावरण में रखते हैं, जिससे कैलस का निर्माण होता है, जैसा कि कैलस आपको चित्र में दिख रहा है। और अब कैलस के कृत्रिम पोषक माध्यम से निकाल कर ऐसे माध्यम में रखेंगे जहाँ से वो कुछ हार्मोन्स उपस्थित हों, जिसमें हार्मोन्स हों,
ये हार्मोन्स कैलस को उत्प्रेरित करके नई शाखाएं उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ये कैलस से शाखाएं निकली हैं। अब इन शाखाओं को अलग अलग माध्यमों में रखते हैं जिनसे जड़ें विकसित होती हैं। इन जड़ों का उचित स्थान पर रोपण करके हम नया पौधा उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ होता है? तो देखिए, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फसल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने के सस्ता और आसान तरीका है। एक लिंगी प्राणी, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है तो उन्हें एक लिंगी प्राणी कहते हैं, जैसे मनुष्य। द्विलिंगी प्राणी, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी प्राणी, जैसे केचुआ और लीच। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, 3 घटनाएं होती हैं: निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। नर युग्मक, मादा युग्मक, युग्मक स्थानांतरण और युग्मक जनन को हम क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व। जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जब समसूत्री विभाजन विकासशील प्रक्रम के द्वारा भ्रूण और शिशु का जन्म होता है तो वो निषेचन पश्च घटना कहलाती है। आइए हम देखते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प की संरचना, पुष्प में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। क्या क्या होता है? बाह्य दल पुंज, पुमंग व जायांग। और पुष्प की संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक पुतंतु है, परागकोश है, जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और ये वर्तिकाग्र है, और ये पूरा भाग जो है वर्तिका का है, और ये अंडाशय दिख रहा है, और अंडाशय द्वार है। ये दल पुंज और ये बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या होता है? पुष्प के संपूर्ण पत्ती वाली संरचना को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, जबकि एक भाग को हम केवल बाह्य दल कहते हैं। एक भाग को हम केवल क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। दल पुंज, पुष्प का जो रंगीन भाग आपको दिख रहा है, कलरफुल भाग, वो कहलाता है दल पुंज। पुमंग क्या होता है? तो पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर भाग। पुमंग को पुतंतु, परागकोश और परागकण में बांटा गया है। अब हम आगे देखते हैं। जायांग के बारे में। जायांग क्या होता है? पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका। पुष्प के प्रकार। अब देखिए, पुष्प उभयलिंगी पुष्प होते हैं और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प जिसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता, तरबूज। परागण क्या होता है? परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, परपरागण, स्वपरागण। परपरागण, जब किसी माध्यम से परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। स्वपरागण क्या होता है? उसे भी देख लेते हैं। अपने के द्वारा हुआ परागण, यानी इसमें स्वतः ही पुष्प से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये होता है वर्तिकाग्र, यहाँ से परागकण यहाँ पर पहुंच जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परागण। अगर ये अपने के द्वारा जाए, ये स्वयं जाए तो स्वपरागण, और किसी दूसरे माध्यम के द्वारा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपरागण। आइए हम आगे देख लेते हैं। मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता भी होती है, नर और मादा, जिसमें नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनता है, और उनके संलयन से युग्मनज, फिर भ्रूण और शिशु का जन्म होता है।
यौन प्रारंभ पर परिवर्तन। किशोरों में त्वचा का तैली होना तथा मुहासे निकलना। काश व जननांग के पास गहरे बालों का उगना। लड़कों में आवाज़ फटना, चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र। मनुष्य का नर जनन तंत्र वृषण होता है। नर जनन अंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग। मनुष्य में वृषण प्राथमिक लैंगिक होता है और सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहलाते हैं। सहायक और द्वितीयक लैंगिक अंग को दो भागों में बांटा गया है। सहायक नलिकाएं रीड, टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। सहायक तंत्र में शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि का उपर ग्रंथि है। मादा जनन अंग किसे कहते हैं? मादा जनन अंग मादा में अंडाशय को कहा जाता है। ओवरी। मादा जनन अंग को भी दो भागों में प्राथमिक द्वितीयक में बांटा गया है। मादा जनन अंग प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होता है, यह मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। द्वितीयक या सहायक जनन गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और एक योनि, बाह्य ज्ञानेंद्रिय, एक जोड़ी स्तन, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ये द्वितीयक या सहायक अंग होते हैं। अब मादा जनन अंग का ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें ये अंडाणु है, ये अंडाशय है, या कीपक होता है और तुम्बिका, और ये स्थमस जंक्शन है जहाँ पर स्पर्म अर्थात नर युग्मक और यहाँ से अंडाणु यानी कि मादा युग्मक जहाँ पर मिलते हैं उसको हम एम्पुलरी स्थमस जंक्शन कहते हैं। ये सब अंडवाहिनी के भाग हैं यहाँ से यहाँ तक। स्थमस जंक्शन, स्थमस, तुम्बिका, कीपक, ये सब अंडवाहिनी के भाग होते हैं। ये गर्भाशय है, यहाँ गर्भाशय ग्रीवा है और यहाँ इसे हम योनि कहते हैं। और ये फिम्बरी या झालर, ये जो उंगली जैसी संरचना है वो फिम्बरी या झालर है। जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से परिवार नियोजन एक मुख्य कार्यक्रम है। जनसंख्या वृद्धि की नियंत्रण करने के लिए पुरुषों की आयु 21 वर्ष व स्त्री की आयु 18 वर्ष की गई है। परिवार नियोजन के उपाय। परिवार नियोजन के बहुत से उपाय हैं। अब वो कौन कौन से उपाय हैं देखते हैं आगे। गर्भ निरोधक का प्रयोग। नर युग्मक व मादा युग्मक को किसी प्रकार से संलयित होने से रोक दिया जाए जिससे युग्मनज का निर्माण न हो, तब यह प्रक्रिया गर्भ निरोधक कहलाती है। कई विधियों के द्वारा गर्भ निरोध को रोका जा सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस। यह गर्भाशय में लगाया जाता है जो शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देता है। यौन संचारित रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो मैथुन के समय स्त्री व पुरुष में संचारित होते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ये कई जीवाणुओं व विषाणु के द्वारा होते हैं। जीवाणु से होने वाले यौन संचारित रोग जैसे सुजाक है, सिफिलिस है। विषाणु द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज। इस तरह से हमारा जो चैप्टर था जीव जनन कैसे करते हैं यहाँ पर समाप्त होता है। जितने भी विद्यार्थियों ने ये चैप्टर देखा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।